बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अदलिया को इंसाफ देने के लिए और आइन पर अमल करवाने के लिए इस दफ़ा पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, खासतौर पर वकला की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो इसलिए कि पीडीएम की जो जमातें इस वक्त आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाह रही हैं, जो जमातें इस वक्त अदलिया को तकसीम करना चाह रही हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है। और जब सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल हो तो वो इदारों को भी दबाती हैं, मुखालिफिन को भी दबाती हैं, इंसानी हुकूक की पामाली भी कर सकती हैं। उस वक्त ताकत उनके साथ होती है। बहरहाल अवाम को और वकला को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कर पाएगी। वकला और सिविल सोसाइटी खड़े हो गए हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू करने का फैसला किया गया है। ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है इसको बुलवाया गया है और ये होगी 15 तारीख को। इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसमें एतजाज एहसन साहब ने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने वकला को पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ नारे अब आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उनके बैनर्स और पोस्टर्स आप बनाकर लाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, चीफ तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार, नजरिया जरूरत नामंजूर। तफसीलात के मुताबिक जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है ये 15 अप्रैल को लाहौर में मुनक्कद की जाएगी। लतीफ खोसा साहब इसकी क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको अपने लॉयर विंग की सदारत से हटा दिया है और एतजाज एहसन और ख्वाजा तारिक रहीम अहम तरीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। यानी ये तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं वकला रहनुमा जो हमेशा से बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। इन्होंने वकला की बहुत सारी तहरीकें चलाई हैं। एतजाज एहसन साहब का एक बड़ा कलीदी और मेन किरदार था उस वक्त जब 2009 में यानी 2007 से 2009 तक जो वकला तहरीक चली है उसमें एतजाज एहसन का बड़ा अहम रोल था। और अब दोबारा एतजाज एहसन मैदान में उतरे हैं। किसी को आइडिया नहीं था कि 14 साल बाद दोबारा उनको अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहरहाल गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सफ़े अव्वल के आईनी और कानूनी माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रना और पार्लियामेंट की अदलिया के खिलाफ यलगार का जायजा लिया जाएगा। आईनी और कानूनी माहिरीन रियासती सतह पर आइन से इनहराफ की कोशिशों का तजजिया करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में दस्तूर और कानून की दुरुस्त ताबीरात से मुताल्लिक तजजिया किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सरकारी वसाइल से यलगार के असरात पर तजजिया किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुफस्सल एलामिये से आइंदा के लाया अमल का भी ऐलान किया जाएगा। यानी अगर ये वकला रहनुमा वहां पर तय कर लेते हैं गोल बेस कॉन्फ्रेंस में कि अब वकला की एक तहरीक चलेगी तो वकला की जो तमाम बार्स हैं वो इसके साथ इकट्ठी हो सकती हैं और इकट्ठी होने के बाद वकला की एक तहरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही एतजाज एहसन साहब ने वकला को पुरअमन एहतजाज के लिए 11 बजे की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से वकला अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू करें। एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की जमातें पाकिस्तान का 95% मीडिया और बहुत सारे माफियाज वो एक पेज पर हैं कि आईने पाकिस्तान अगर कहता भी है कि इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि जिनको रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकाला गया है वो अगर वापस आ जाते हैं तो मकसद फौत हो जाएगा और वापस आने के बाद लोग सवालात भी पूछेंगे तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। डील करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जाती तौर पर हुआ उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उसको तो माफ नहीं किया जा सकता। उनका एक और मौक़िफ़ है कि जिन्होंने इस मुल्क में चोरी, जिन्होंने इस मुल्क में डाके डाले, जिन्होंने करप्शन की, उनको मैं माफ नहीं कर सकता। तो यही तो सबसे बड़े मसाइल है। चीफ जस्टिस और कादी फायद ईसा साहब की दूसरी अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस और कादी फायद ईसा के दरमियान अहम मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही है। ये खबर एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट की, मैं वहां से आपको दे रहा हूँ और भी बहुत सारे मीडिया ने की है। इसमें होने वाली मुशावरत के बाद ही जस्टिस कादी फायद ईसा ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से अपना वजाहती बयान जारी किया। ज़राए का कहना है कि दोनों जजेस के दरमियान ये एक मुलाकात हुई और एक तवील मुलाकात थी। इससे पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है, तो ये दूसरी मुलाकात है। और जो जस्टिस कादी फायद ईसा हैं उन्होंने एक वजाहती बयान जारी कर दिया इस हवाले से कि उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत क्यों की और क्या मामला वहां पे हुए। जरा ये बयान भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई। उन्होंने कहा कि यह दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई थी कि क्या सियासी तकरीरें वहां पर की जाएंगी और यकीन दहानियां करवाई गई थी कि सिर्फ आइन और उसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी, जबकि मुझे भेजे गए प्रोग्राम में उसकी तस्दीक भी की गई थी। उनका कहना था कि इस नुक्ते की वजाहत मेरे अमले ने कौमी असम्बली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर खुद मैंने स्पीकर से बराह रास्त बात की और इसके बाद ही दावत कबूल की क्योंकि मैं आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आप तकरीर करेंगे और मैंने माजरत कर दी थी, लेकिन जब मैंने बात तकरीरों में सियासी बयान सुने तो फिर मैंने बात करने के लिए दरखास्त की ताकि किसी मुमकिन गलतफहमी का अजाला हो सके और फिर बात की। उनका कहना था कि यह अमर बाइस हैरत है कि बाज़ लोगों को इस बात पर एतराज़ है मैं कहाँ बैठा था या मैंने आइन की याद मनाने की तकरीब में शिरकत क्यों की थी। मैं हॉल के एक कोने में या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी थी। कादी फायद ईसा ने कहा कि आइन को सियासी तनों के तमाम अतराफ से लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों के जरिए बनाया गया है जो उनकी दानिशमंदी की गवाही देता है। इसने कामयाबी के लिए बानी के नस्बुलैन, इत्तेहाद, यकीन और नज़म की तौसीक की है और साबित किया है कि अगर लोगों के मफाद को मुकद्दम रखा जाए तो सबसे ज्यादा गुंजलक मसाइल भी इखलास और जज्बे के जरिए हल किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। उनका कहना था कि कन्वेंशन के मुंतजमीन ने पाकिस्तान की तारीख का एक खुसूसी अहमियत का दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी और आइन की गोल्डन जुबली सबके लिए बाइस मुसरत है। ये किसी मखसूस इदारे और जमात का तनहा इस्तेहकाक नहीं है। आइन की अहमियत सब पर वादे की जानी चाहिए और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था जब पाकिस्तान के पास लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों का बनाया गया आइन नहीं था तो मुल्क तकसीम हो गया था। इस मुसलसल जारी गलती की इस्लाह 50 साल कबल की गई और लोगों के बुनियादी हुकूक तस्लीम करके आइन में दर्ज किए गए। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। जस्टिस कादी फायदी साहब ने कहा कि शहरियों का बेहतरीन मफाद इसी में है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं और आइन का मनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक है जिसे मनाना जरूरी है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि आइन का दिन मनाना जरूरी है या आइन पर अमल दरामद जरूरी है? क्या ये असेंबली जहां पे कादी फायदी साहब बैठे या ये लोग जिनके साथ कादी फायदी साहब बैठे, यहां पे आइन पे अमल दरामद हो रहा है? क्या यहां पे आइन की सरबुलंदी के लिए काम हो रहा है या यहां पे आइन को पसे पुष्ट डाला जा रहा है और आइन शिकनी हो रही है? लगातार आइन शिकनी हो रही है। जो वकला कह रहे हैं, वकला रहनुमा कह रहे हैं, अगर आइन पर अमल दरामद जरूरी नहीं है तो फिर इसका दिन मनाना तो मुनाफिकत होगी। यदि एक चीज के ऊपर आपने अमल दरामद ही नहीं करना तो उसका दिन क्यों मनाना है? ये तो मुनाफिकत है। तो ऐसी है कि जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली। ये मिसाल है एक, और ये इसी तरह की मिसाल बनती है। फौज चौधरी साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि कादी फायदी साहब के खिलाफ जो है वो एक जज्बात हैं वकला के। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में बैठने से वकला बरादरी नाराज है कादी फायदी साहब से। ये फौज चौधरी साहब ने कहा और कादी फायदी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है और ये भी कहा गया है, एक और दरखास्त दी गई है कि उनके खिलाफ रेफरेंस की जल्द समाअत की जाए और उसके लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है। तो ये गुजरावाला बार ने रेफरेंस में कहा है कि जस्टिस कादी फायदी साहब बुलंद किरदार और अफकार के इजहार के पाबंद थे। वो इदारों और शख्सियात के खिलाफ खतूत मीडिया को जारी करते रहे। 10 अप्रैल को वो पार्लियामेंट जा पहुंचे। उन्होंने मुतअस्सिबाना ख्यालात के इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया और कादी फायदी साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द समाअत की जाए उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है उसको लेकर। अब ये एक खिचड़ी पक रही है। एक तरफ हुकूमत है, उन्होंने पूरा अटैक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर। दूसरी तरफ जो बार्स हैं वो ये कह रही है कि कादी फायदी साहब जो है उन्होंने भी ठीक नहीं किया और ये काम ठीक नहीं है जो उनकी तरफ से हुआ है। एक और खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हुकूमत जो कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकती, उनके पास पैसे मौजूद नहीं है और 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दे रहे। मामले को लेकर चले गए पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि पार्लियामेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी हुकूमत ने जो है वो एहसन इकबाल साहब की ज़ेर सदारत CDWP का इजलास हुआ जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए 76 अरब रुपए से जायद की रकम मंजूर कर दी गई है। यानी 4 गुना तकरीबन रकम मंजूर कर दी गई है मंसूबों के लिए, तकरीबन 4 गुना रकम मंजूर कर दी गई है तरक्याती मंसूबों के लिए, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है जिससे ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि तरक्याती मंसूबों के लिए तो पैसे निकाल रहे हैं, इससे पहले भी निकाले हैं, अभी भी निकाले हैं, आज भी निकाले हैं, आइंदा भी निकालेंगे। मंजूरी दी जा रही है, बार बार दी जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा देंगे तो इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन में जाने की इस वक्त सूरत हाल नहीं है। वकला ने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है और मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। ये वकला इसी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में या अपोजिशन की जमातों के साथ खड़े हो गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है उस दौर में पीपल्स पार्टी, PMLN, ये ऐसी 2 जमातें थी और फजल रहमान साहब की पार्टी भी थी कुछ हद तक, थोड़ा बहुत वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे, उधर भी ताल्लुकात रखते थे, इधर भी रखते थे। लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने वकला की सपोर्ट हासिल की थी और बड़ी फंडिंग भी की थी और इनके अपने जो लॉयर विंग्स हैं वो भी बड़े एक्टिवेट हो गए थे और वकला की सपोर्ट मिलने के बाद परवेज मुशर्रफ साहब को बहुत कमजोर कर दिया गया था। इसी तरह आज वकला की सपोर्ट अकेले इमरान खान साहब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वकला रहनुमाओं के अंदर तकसीम हो सकती है लेकिन वकला बरादरी जो है वो बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। उन्हें लगता है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का इमरान खान साहब का मुतालबा दुरुस्त है और अगर आइन को पामाल किया गया तो ये अदलिया की तौहीन होगी और वकला इसलिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। दूसरा, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वकला के जज्बात जो है वो भड़कने ही थे। 2 खबरें और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हुसैन हक्कानी वाला मामला है, उसको जरा आप अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, कादी फायदी साहब ने जो वजाहत जारी की है ना, उस पर सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये बात अहम है कि ये वजाहत PRO ऑफिस की तरफ से जारी की गई है। PRO ऑफिस से कोई भी चीज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर जारी नहीं होती। अगर चीफ जस्टिस चाहते तो ये वजाहत जारी होने से रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये खुश आइंद है। यानी कादी फायदी साहब की जो बात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में वहां पे कुछ अदलिया के अंदर जो एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर कुछ हद तक दोनों साहिबान ने, सीनियर जजेस ने मिलकर, एक अभी चीफ जस्टिस हैं, एक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो दोनों ने मिलकर ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोल किया है और उसके बाद ये वजाहत जारी हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से जारी हुई है। अब आ जाए हुसैन हक्कानी के मामले पे। अफवाज पाकिस्तान या ISPR का डिपार्टमेंट वो हमेशा सहाफियों को ये बताता था कि हुसैन हक्कानी एक गद्दार है और उसने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश की थी। मेमोगेट स्कैंडल का भी नाम लिया जाता था और बार बार हुसैन हक्कानी को चैलेंज किया जाता था कि पाकिस्तान आओ, और ये चैलेंज आसिफ गफूर साहब ने भी किया था। उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी यहाँ आए
और बताएं दहशतगर्दों के ठिकाने कहां हैं। ये इसलिए कहते थे कि हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जा सकता था, उनके ऊपर मुकदमात थे और पाकिस्तान में उनको एक गद्दार डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। और बार बार ये बातें ISPR की जानिब से हमें सुनने को मिलती थी, ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, और उनके ऊपर केसेस भी थे। और फिर जिस तरह वो पाकिस्तान से हुसैन हक्कानी को जाना पड़ा। लेकिन अब बात यह है कि हुसैन हक्कानी ने क्लेम किया है कि जनरल बाजवा खुद बताएं कि वो मुझसे मिलने क्यों आए थे। यानी एक तरफ हमें यह बताया जा रहा है कि हुसैन हक्कानी गद्दार है, पाकिस्तान का मुखालिफ है, पाकिस्तान की फौज से नफरत करता है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हुसैन हक्कानी से मुलाकात करते हैं। और इस पे एक अजहर मशवानी की ट्वीट है, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूं एज इट इज। जिस हुसैन हक्कानी को रियासत पाकिस्तान गद्दार कहती थी, उसे बाजवा की लॉबिंग करने के लिए वजारत खारजा के फंड से अदायगियां हुई और बाजवा बतौर आर्मी चीफ जाकर मिलता रहा। इसी बात पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए, ये अजहर मशवानी साहब ने कहा। वैसे इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक शख्स के बारे में अफवाज पाकिस्तान में इस किस्म के जज्बात थे। कैसे हो सकता है कि वो शख्स जो है आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहा हो और बाद में उनकी तारीफें भी कर रहा हो। G20 इजलास श्रीनगर में होगा 22 से 24 मई के दौरान। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। श्रीनगर जो है ये मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है और ये मुतनाज़ इलाका है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इसको भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करता। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेंडिंग चल रहा है। ये पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर श्रीनगर के अंदर G20 इजलास हो जाता है। तो ये G20 है क्या, जरा थोड़ा सा आप समझ लें। यानी पाकिस्तान क्या ऐसा कोई इजलास या कोई ऐसा आलमी फोरम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में मुनक्कद कर सकता है? नहीं कर सकता। वजह यह है कि यूरोपीय ममालिक नहीं आएंगे, भारत एतराज़ करेगा, सऊदी अरब नहीं आएगा, बाकी मुल्क नहीं आएंगे, भारत एतराज़ करेगा। भारत ये कहेगा कि जी ये मुतनाज़ इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, भारत ये कहेगा और उसकी मानी भी जाएगी। पाकिस्तान नहीं कर पाता। हम कोशिश करके देख लें, लेकिन भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा। खारजी सतह पे ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी हो सकती है अगर 22 मई से 24 मई के दौरान मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में भारत ने G20 का इजलास कर लिया। तो चीन ने यह खबर दी है बीजिंग से कि चीन और पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत ने श्रीनगर में G20 इजलास बुला लिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कर सकता है। मेरे ख्याल में इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लॉबिंग करनी पड़ेगी, चीन को बाकी लोगों को मुतहरिक करना पड़ेगा, रूस से बात करनी पड़ेगी, बाकी ममालिक को कहना पड़ेगा कि कुछ करें और इसके अंदर श्रीनगर का इंतखाब ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान को जाना चाहिए, एप्लीकेशन डालनी चाहिए, क्योंकि G20 कोई आम चीज़ नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी फोरम है और 19 ममालिक इसके अंदर हैं और यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा इसके अंदर है। यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उनकी तादाद 27 है और 19 ममालिक जो है वो G20 के अंदर शामिल है। ये किन चीज़ों पर काम करते हैं? तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियां उनके ऊपर काम करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरक्याती जो मंसूबे हैं उनके ऊपर भी काम करते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इसका हिस्सा है। दुनिया की जो 80% प्रोडक्शन होती है ना, जो चीज़ें बनती हैं दुनिया में, वो इन्हीं मुल्कों में बनती हैं जो G20 का हिस्सा है। 75% जो तजारत है वो यही मुल्क करते हैं जो G20 का हिस्सा है। दुनिया की 2/3 आबादी यानी 66% लोग इन्हीं मुल्कों में रहते हैं। दुनिया की 60% ज़मीन जो है वो इन्हीं मुल्कों के पास है G20। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का या इजलास का वहां पे होना श्रीनगर में पाकिस्तान को इसको रोकना चाहिए, हर हाल में रोकना चाहिए। इसमें जो ममालिक है मैं आपको बता देता हूं, इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी UK और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद यूरोपीय यूनियन, ये इसके मेंबर्स हैं। आखिरी खबर अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। अली अमीन गंडापुर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उसके ऊपर पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया है, लेकिन मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात हज़फ कर दी गई है। ये उनकी कामयाबी है और उम्मीद है जैसे बाकी सियासी कारकुन रिहा हुए हैं वैसे ही अली अमीन गंडापुर भी रिहा हो जाएंगे। उनके बारे में कुछ लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब खबरें दी कि वो राज उगल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। तो मैंने अपने तौर पर पता किया ऐसा कुछ भी नहीं है और शहबाज गिल के ऊपर भी ऐसे एलिगेशन लगाए गए, फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी ऐसे एलिगेशन लगाए गए, लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान के साथियों ने बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।